हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन सीक्रेट बिलियनियर का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। अचानक हुए इस हमले से तयंग खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़ी बंधन से तयंग ने निकालने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और तयंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था कि तयंग को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरा आकर खड़ी हो गई। उनका नाम सुगा और जिमिन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी जिमिन ने सुगा से कहा, चाहे यूनो से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। यहीं पर सीन काट हो गई थी। अगले सुबह तयंग की जब आँख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही तयंग चीख पड़ा, मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मेरे साथ? जेके के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में जेके को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर तयंग ने अपने मोबाइल बाहर निकाला और जिमिन को कॉल लगा दिया। जिमिन के फ़ोन उठाते ही तयंग ने कहा, जिमिन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब चाय के क्लब में पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच बताओ, क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में जिमिन ने कहा, क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत ही हो गई है? मैंने आपकी कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसे बात कर रही हो आप? मैं बिज़ी हूँ अभी। आपकी फिजूल की बातें के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर जिमिन ने फ़ोन काट दिया। तयंग फ़ोन की तरह देखता रह गया। तभी उसके मोबाइल पर जेके का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के ज़रूरी काम से जीवन कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूं। इस मैसेज को पढ़कर तयंग ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर बोगम का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही बोगम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल आपके रहने के लिए रोज़वुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उसके मालिक ली मिन्हो से आप बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोज़वुड स्प्रिंग के बारे में तयंग ने बहुत सुन रखा था। एक प्लॉट की कीमत भी वहाँ 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि ये जगह जेके को बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर तयंग बाहर निकला तो उसका बाइक भी वही खड़ी दिखी जिसे तयंग लेकर चाह यूनो के क्लब गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे चाह यूनो से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोज़वुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर तयंग बाइक लेकर रोज़वुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर तयंग ने बाइक एक साइड लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम
और इस तरह से अंदर क्या जा रहे हो? जवाब में तैयांग ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। तैयांग की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वो गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बातें बड़ी बड़ी कर रही हो। चलो निकलो यहाँ से। इस पर तैयांग ने कहा, किसी के कपड़े से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेस्ट से आप लोग इसी तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बातें काफ़ी बढ़ गई। कुछ ही देर में तैयांग से बदतमीजी करते हुए वो गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तभी तैयांग आगे बढ़े और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। तैयांग उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सर प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तैयांग ने पलट कर उस तरफ देखा तो रोजवुड का मालिक ली मिनहो खड़ा हुआ था। ली मिनहो उन गार्ड के नज़दीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज़ ही भूल चुके हो। पता ही है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस पर तैयांग ली मिनहो से बोला, उन्हें मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मिनहो, मगर उन्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे तमीज़ से पेश आए। ली मिनहो शर्मिंदे होते हुए बोला, जी ज़रूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस उन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतज़ाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर ली मिनहो तैयांग को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। ली मिनहो ने बड़ा इंतज़ाम कर रखा था, शायद ये सोचकर कि तैयांग किम ग्रुप से उसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लंच करते हुए ही तैयांग ने कहा, आपका रोजवुड स्प्रिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाका में उसका एक्सपेंशन हो जाए तो ये जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेगी। ली मिनहो जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। उसने झट से कहा, आप सही कह रही हो मिस्टर किम, मगर उसके लिए मेरे पास पैसे की ज़रूरत होगी जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में तैयांग लंच करते हुए बोला, आप चाहे तो मैं आपका प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर ली मिनहो खुशी से बोला, ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। और फिर इसी तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। ली मिनहो बहुत ही खुश था। वो तैयांग को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए प्लीज़ सर। आप इनकार मत करना। ली मिनहो हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी ली मिनहो ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने ली मिनहो को स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स तैयांग को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर तैयांग उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया।
बाहर सुगा और जिमिन अपने कार में बैठे हुए थे। सुगा ली मिन्हो की कंपनी में मैनेजर था, इसीलिए किसी काम के ली मिन्हो से मिलने आया था। जब जिमिन ने तेयांग को इतने महंगे गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुला ही खुला रह गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ओह, तो जेके को इम्प्रेस करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेना शुरू कर दी। सुगा ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, ली मिन्हो की गाड़ी रेंट पर लेने के लिए किसी की भी औकात नहीं। जरूर ली मिन्हो के साथ इसका कोई रिश्ता होगा। इधर तेयांग अब जेके के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर जेके को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही जेके हैरानी से तेयांग को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपकी रेंट पर लेने की क्या ज़रूरत थी? जवाब में तेयांग ने मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत कीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर तेयांग ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और कुछ ही देर में वो दोनों घर की तरफ बढ़ रही थी। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही तेयांग को मोबाइल पर किसी मैसेज आया। तेयांग ने एक हाथ से उठाकर देखा तो सुगा का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही तेयांग के हाथ लहरा गया। जेके ने चीखते हुए बोला, क्या हुआ? तेयांग ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। जेके ने घूरते हुए एक नज़र तेयांग की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। सुगा ने जो मैसेज भेजा था उसमें तेयांग को कई सारे फोटो थे, जिसमें तेयांग किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नज़र आ रहा था। दोनों इस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक व इंटीमेट थी। तभी तेयांग का एक और मैसेज आया और जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारे तस्वीर अब जेके को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारे घर पर इंतज़ार कर रही है। डिवोर्स पेपर रेडी है। जेके तो उस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करता बाकी है। जल्द घर पहुँचो, आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। ये मैसेज पढ़ते ही तेयांग को हालत खराब हो चुकी थी। जेके उसे अभी भी अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तेयांग ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में वो दोनों घर पर पहुंच चुके थे। मिसेस जियोन सुगा और जिमिन के साथ पहले ही पहुंच चुके थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था और सामने टेबल पर ही डाइवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही जेके और तेयांग वहां पहुंची, मिसेस जियोन जी चिल्लाते हुए बोली, तेयांग, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटा का धोखा देने की? जवाब में तेयांग ने कहा, ये सब झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। इस पर सुगा ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। ये तस्वीर देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम नहीं हो? कहते हुए सुगा ने मोबाइल जेके के हाथों में दे दिया। जेके हैरानी से वो सारी फोटो
देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नज़र जेके ने तेयांग की तरफ देखा तो तेयांग ने कहा, ये झूठ है, ये हमारा रिश्ते को ख़त्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर कैसे आई। इस पर जिमिन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो सच क्या है, तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते को बात कर रहे हो तुम, जो रिश्ते ठीक से बना भी नहीं है। जेके आंखों में आंसू लिए सभी की चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार जेके ने तेयांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर तेयांग का दिल बैठा जा रहा था। तभी मिसेस जियोनजी ने जेके के हाथ में पेन पकड़ते हुए कहा, सामने डाइवोर्स पेपर है। जेके, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर जेके भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहां पर डाइवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर तेयांग का दिल जोरों से धड़कने लगी। क्या जेके तेयांग को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।